माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका यूपी टीजीटी का यूनिट 1 है, आहार एवं पौष्टिकता, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्सर के रोगी की क्या आहार तालिका होनी चाहिए, उसे कैसा आहार देना चाहिए जो उसके लिए बेनिफिट रहे। साथ ही आपकी प्लेलिस्ट बना दी है टीजीटी पीजीटी करके, तो आप जाना तो उसमें लिखा होगा टीजीटी एग्ज़ाम 2021 करके मैंने प्लेलिस्ट बना दी होगी। उसमें जाओगे तो आपको सारी लैंग्वेज वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगे, आप नोट कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर सितंबर शिल्पी सर्च करके फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो अल्सर के बारे में पढ़ेंगे कि अल्सर होता क्या है और अल्सर के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पेप्टिक अल्सर न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में व्याप्त है। जो आपका पेप्टिक अल्सर है, आप ये सोचो सिर्फ भारत में व्याप्त है, ऐसा नहीं है। विश्व के जितने भी अनेक देश है उसमें सब में व्याप्त है। आमाशय व भित्ति के जितने भाग में अन्न के प्रभाव से पाचन क्रिया संपन्न होती है, जो आमाशय और भित्ति के जितने भाग में जो अन्न है उसके प्रभाव से जितनी भी पाचन क्रिया संपन्न होती है उतने भाग में पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना, तो याद रखिएगा, अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। पेप्टिक अल्सर में आमाशय व पक्वाशय के जो श्लैक्ष्मिक झिल्लियों में घाव हो जाता है। जो पेप्टिक अल्सर है उसमें क्या होता है, जो आमाशय है और पक्वाशय की जो श्लैक्ष्मिक झिल्लियों में घाव हो जाता है। घाव के कारण छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और जो घाव हो जाते हैं उसके कारण जो छोटे छोटे होते हैं वो छिद्र हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, आमाशय की दीवारों की जो आमाशय हैं उनकी दीवारों की श्लैक्ष्मिक झिल्लियाँ भी धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाती हैं। जो आमाशय की दीवारों की जो श्लैक्ष्मिक झिल्लियाँ होती हैं वो धीरे धीरे गलने लगती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आमाशय व पक्वाशय की श्लैक्ष्मिक झिल्लियों का ही पाचन आमाशयिक रस के कारण होने लगता है। तो आमाशय और जो पक्वाशय है उसकी जो श्लैक्ष्मिक झिल्लियों का पाचन आमाशयिक रस के कारण होने लगता है, जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए इस लाइन को। जो हमारा आमाशय है और पक्वाशय है उसकी श्लैक्ष्मिक झिल्लियों का ही पाचन आमाशयिक रस के कारण होने लगता है, जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर की स्थिति में आमाशय और पक्वाशय में रक्त जो है स्त्राव होने लगता है। जब पेप्टिक अल्सर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी आमाशय है और पक्वाशय है उसमें रक्तस्राव होने लगता है। आमाशय की दीवारों पर घाव होने के कारण शरीर में कई जैविक रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो आमाशय की दीवार पर घाव होने के कारण शरीर में कई जैव रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। कभी कभी अल्सर के कारण आंतों में कैंसर हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अल्सर के कारण आंतों में कैंसर भी हो जाता है। पेप्टिक अल्सर अधिकांशतः पक्वाशय में होता है। जो आपका पेप्टिक अल्सर है वो अधिकतर पक्वाशय में होता है, आमाशय में कम होता है। तो पेप्टिक अल्सर अधिकतर पक्वाशय में होता है, आमाशय में कम होता है। पेप्टिक अल्सर के प्रकार, तो देखिए पेप्टिक अल्सर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आमाशयिक रस, दूसरा पक्वाशिक पेप्टिक अल्सर। आमाशयिक पेप्टिक अल्सर, ये पेप्टिक अल्सर आमाशय की ऊपरी दीवारों पर पाइलोरिक भाग के आसपास होता है। जो आपका जो आमाशय अल्सर है तो ये पेप्टिक अल्सर आमाशय के ऊपरी दीवारों पर पाइलोरिक भाग के आसपास होता है। इसमें HCl का स्राव एक निश्चित सीमा के भीतर ही होता है, और इसमें जो HCl है उसका जो स्राव होता है वो एक निश्चित सीमा के भीतर होता है। पक्वाशी पेप्टिक अल्सर या पक्वाशय भाग में होता है, पर जो आपका पक्वाशिक पेप्टिक अल्सर है ये आपके पक्वाशय भाग में होता है। ये अल्सर गर्मी के दिनों में गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोगों को होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपका पक्वाशिक पेप्टिक अल्सर है ये गर्मी के दिनों में गरीब किसान है, मजदूर वर्ग के लोगों को होता है। समय पर भोजन ना ग्रहण करने पर ये रोग ज़्यादा विकसित हो जाता है। जब समय पे भोजन नहीं मिलता है तो ये पक्वाशिक पेप्टिक अल्सर ये ज़्यादा गंभीर रूप ले लेता है, ज़्यादा गंभीर हो जाता है। देखिए
कैसा आहार देना चाहिए? सबसे पहले कैलोरी। तो रोगी व्यक्ति की आयु, जो आयु है, लिंग है, व्यवसाय है, उसकी कार्य की जैसा नेचर है, प्रगति है, साधारण कार्य करता है या मध्यम कार्य करता है या बहुत अधिक कार्य करता है, उसके अनुसार कैलोरी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। पैट्रिक अल्सर में ऊर्जा की कमी या अधिकता से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। पैट्रिक अल्सर में आप ये चाहो कि ऊर्जा की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दुष्प्रभाव। प्रोटीन है तो देखिए, पैट्रिक अल्सर की स्थिति में प्रोटीन की मांग है वो समान व्यक्ति की अपेक्षा 50% बढ़ जाती है। साथ ही कुल प्रोटीन का 50% दूध से पूर्ति की जाने लगती है। प्रोटीन भी उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च जैविक मूल्यों का होना चाहिए। जो प्रोटीन है वो उच्च गुणवत्ता वाला और उच्च जैविक मूल्य वाला होना चाहिए। दूध पैट्रिक अल्सर के लिए श्रेष्ठ है। जो दूध है वो पैट्रिक अल्सर के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। दूध से प्रोटीन की पूर्ति की जानी चाहिए। मांस, मछली, अंडा आदि प्राणिज भोज्य पदार्थ उत्तम गुण वाले, उच्च जैविक मूल्य वाले होते हैं। इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये आमाशय में उत्तेजना पैदा कर देते हैं और आमाशयिक रस को बढ़ाते हैं। जो आमाशयिक रस है उसको बढ़ाते हैं। पैट्रिक अल्सर के रोगियों के लिए दूध बहुत ही सर्वोत्तम है, बहुत ही अच्छा है। वसा, ऊर्जा की मांग के अनुसार वसा की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसमें से 50% की वसा दूध से प्राप्त होनी चाहिए। शेष भाग वनस्पति, जो तेल है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, इससे प्राप्त होनी चाहिए। वसा युक्त जो आपका भोज्य पदार्थ आमाशय में अधिक समय तक रहता है। जो आपका वसायुक्त भोज्य पदार्थ है आमाशय में अधिक समय तक रहता है। इसका पाचन भी देर से होता है। इसके साथ ही वसा के पाचन के फलस्वरूप पक्वाशय की अम्लता भी कम हो जाती है। जो वसा है उसके पाचन के जो फलस्वरूप क्या होगा, जो पक्वाशय की अम्लता कम हो जाती है। घी, मक्खन, मलाई, तेल का उपयोग पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। तले भुने भोज्य पदार्थ से परहेज करना चाहिए। सुपाच्य भोजन नहीं होते क्योंकि ये सुपाच्य भोजन नहीं होते, हाथों में जलन और खट्टी डकार उत्पन्न करते हैं। कार्बोज, शरीर में कुल आवश्यक कैलोरी का 40 से लेकर 50% भाग कार्बोज से प्राप्त होना चाहिए। चोकर रहित आटे, मैदे की रोटी, मिल के कूटे हुए पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग भोजन में करना चाहिए। नरम और आपकी मृदु सब्जी जिसमें रेशा कम से कम मात्रा में हो, आहार में हमें सम्मिलित करना चाहिए, उसे आहार में लेना चाहिए। सलाद के रूप में कच्ची सब्जी, छिलके सहित फलों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, कम से कम या नहीं करना चाहिए। आपको याद रखना कि सलाद में कच्ची सब्जियों, छिलके सहित फलों का प्रयोग कम से कम अर्थात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या तो आप कम से कम करो या तो करो ही मत। इस बात को ध्यान रखना। इस लाइन को फिर से नोट डाउन कर लो कि सलाद के रूप में जो कच्ची सब्जियां होती हैं और छिलके सहित फलों का प्रयोग कम से कम है अर्थात नहीं करना चाहिए। विटामिन, पैट्रिक अल्सर की स्थिति में विटामिन बी समूह सी का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तो पैट्रिक अल्सर की स्थिति में जो विटामिन बी होता है, बी समूह और सी का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता। रोगी में इन विटामिन की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। इनसे बचने के लिए इन विटामिनों से भरपूर भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। तो इनसे बचने के लिए हमें इन विटामिन से भरपूर जो भोज्य पदार्थ है उनका सेवन करना चाहिए। विटामिन सी घाव के भरने में सहायक होता है। जो विटामिन सी है वो क्या करता है, जो घाव हो जाते हैं उनको भरने में सहायक होता है। प्रतिदिन 500 mg विटामिन सी लेना चाहिए। 500 mg हमें विटामिन सी लेना चाहिए। इसीलिए मल्टीविटामिन्स की एक गोली का सेवन करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीविटामिन्स की एक गोली का सेवन करें। खनिज लवण, तो पैट्रिक अल्सर में लौह लवण का अवशोषण समुचित प्रकार से नहीं हो पाता। क्या होता है कि जब पैट्रिक अल्सर होता है उसमें जो लौह लवण होते हैं हमारे, उसका अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इस कारण आपको एनीमिया यानी रक्त अल्पता, रक्त की कमी हो जाती है। इससे हमें बचने के लिए, इससे बचाव के लिए हमें लौह तत्व जो आयरन युक्त पदार्थ, आयरन युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में खनिज लवण की कमी नहीं होने पाती है। तो इसी के साथ ये टॉपिक क्लियर होता है कि अल्सर के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए।
अल्सर का रोग होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, खनिज द्रव्य, विटामिन्स, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, कैलोरी कितनी मात्रा में कितनी कितनी देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये अल्सर टॉपिक फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।